हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फिजिक्स का वीडियो लेकर आपके सामने मैं डेली उपस्थित हो रहा हूं। उसी कड़ी में मैं आज फिर से आप लोगों के सामने एक फिजिक्स का क्लास 12 के लिए फिजिक्स का एक वीडियो लेकर उपस्थित हूं। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, इसके पहले मैं बता चुका हूं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। पूरा इसका कॉन्सेप्ट हमने दिया आप लोगों को। अगर आप में से किसी ने हमारा इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारा वीडियो प्लीज जाकर जरूर देखें। और जब आप पहला वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा वैद्युत द्विध्रुव क्या है। आज हम लोग इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। वैद्युत क्षेत्र भी हम बता चुके हैं आप लोगों को, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बताई जा चुकी है। अब जो है यहां से हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो कंडीशन होते हैं। पहला तो ये कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर और दूसरा वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर। भाई, वैद्युत द्विध्रुव बनता कैसे है? दो विपरीत आवेश लेते हैं, बताया गया था आप लोगों को, थोड़ा सा मैं याद दिला दूं। -q और +q दोनों के बीच की दूरी, अल्प दूरी कितनी होनी चाहिए? 2a होनी चाहिए। और परिमाण में ये दोनों आवेश क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो ये पूरा सिस्टम क्या बन गया भाई? वैद्युत द्विध्रुव बन गया। तो अब वैद्युत द्विध्रुव को जरा देखिए, तो इसका अक्ष भी बन रहा है और इसका निरक्ष भी बन रहा है। तो अक्ष का मतलब कि ये जैसे रखा हुआ है उसी के लाइन पर, तो ये इसका अक्ष बनेगा। और निरक्ष का मतलब कि इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब यहाँ पे या यहाँ पे कोई बिंदु ले लें P, या इसके अक्ष पर कोई बिंदु कहीं पर ले लें। तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे हम निकालेंगे और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालेंगे? तो वही दो कंडीशन है। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर का मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव आपका बना हुआ है, देख रहे हैं, तो ये इसका अक्ष हुआ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर आपका वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, एक सिरे पर जो है ऋणावेश है और दूसरे सिरे पर धनावेश है। तो इसका अक्ष कैसे बनेगा भाई? इसी के लाइन पे, इसी के सीध में, यानी कि लाइन पे अक्ष बनेगा। अब इसी अक्ष पे कहीं पर अगर हम बिंदु P ले लें या कोई भी बिंदु ले लें, उस पर हम इस पूरे द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा? और दूसरी बात, दूसरा कंडीशन कि ये द्विध्रुव बना हुआ है तो इसके अक्ष, निरक्ष का मतलब कि इसके परपेंडिकुलर कहीं पर भी अगर हम बिंदु ले लें, ये अपने जगह पे स्थिर है, कहीं पर भी इससे कुछ दूरी पर बिंदु ले लें तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालेंगे? तो आइए सबसे पहले को डिस्कस करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले मानना पड़ेगा कि जो है एक वैद्युत द्विध्रुव सबसे पहले मानना पड़ेगा। तो मान लिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, देख लीजिए AB एक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव हमने माना है, जिसके एक सिरे पर क्या है भाई? -q आवेश है और दूसरे सिरे पर क्या है? +q आवेश है। इसके बीच की दूरी कितनी है भाई? 2a है। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया। इसका मध्य बिंदु क्या है? O है। ये सब माना गया है, देख लीजिए। द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। अब इसकी अक्षीय स्थिति, तो इसकी अक्षीय स्थिति अब जरा सोच के आप देखिए कि इसका अक्षीय स्थिति क्या बनेगी? यही ना अक्षीय स्थिति बनेगी इसकी दोनों तरफ। तो देखिए अक्षीय स्थिति में यहां पर एक बिंदु P मान लिया गया। देखिए डॉट डॉट से हमने दिखाया, यहाँ पे एक बिंदु P हमने ले लिया है। अब जो है मान लिया गया, अब इसी बिंदु P पर इस पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या निकालना है भाई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है या वैद्युत क्षेत्र निकालना है, कह सकते हैं। तो अब उसके लिए हम लोग मानेंगे कि इसके मध्य बिंदु O से किसके? वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर यह बिंदु स्थित है। तो यही चीज माना भी गया है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र +q आवेश के कारण तथा -q आवेश के कारण अब मानेंगे। देखिए, तो अब देखिए इस बिंदु पर ये +q आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और -q आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस पर। तो हम मान लेंगे कि +q आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E हमने नोटेशन बनाया है कि E +q होगा और -q के कारण क्या होगा इस बिंदु P पर भाई? तो ये जो होगा हमने माना है कि E -q होगा। दोनों की दिशा क्या होगी? विपरीत होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है? विपरीत आवेश है। ठीक है, तो +q के कारण जो है दूर की तरफ होती है, आप जानते ही हैं, और
आवेश के कारण क्या होती है भाई, उसकी तरफ होती है। तो देख लीजिए माइनस आवेश के कारण इसकी तरफ होगी दिशा, और प्लस आवेश के कारण क्या होगी, उससे दूर होगी, तो इस दिशा में होगी। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए। तो ये सारी चीजें मान ली गई है कि जो है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र प्लस Q आवेश के कारण कितना है भाई, E प्लस Q, तथा माइनस Q आवेश के कारण कितना भाई, E माइनस Q है। ठीक है, इतना बात मान लिया गया। अब उसके बाद ध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर ध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, मध्य बिंदु O से, यहां पे थोड़ा सा वो करेंगे, ध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु क्या है, P है, बिंदु P है। इस प्रकार अब देखिए R दूरी पर क्या है, बिंदु P है। अब क्या करेंगे कि अब निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए दोनों आवेश के कारण क्या करेंगे, बिंदु P पर अलग अलग पहले क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, उसका परिणामी ले लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम माइनस Q आवेश के कारण निकालते हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आप लोगों को बताया गया था इसके पहले वाले वीडियो में, कि E बराबर होता है K Q अपान R स्क्वायर। आप भली बात जानते हैं कि Q क्या है भाई, आवेश है, और R क्या है भाई, तो बिंदु से आवेश की दूरी, जहां पर हम निकालना चाहते हैं, जिस बिंदु पर हम निकालना चाहते हैं उससे जहां जो आवेश रखा हुआ है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र बना हुआ है, उसकी दूरी कितनी है, तो वो R है। तो अब यहां से जरा देखिए कि हम लोग को क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। तो माइनस Q आवेश के कारण अगर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी, इस आवेश से इस बिंदु P की दूरी, यानी कि R की जरूरत पड़ेगी हमें। तो कितना होगा भाई, तो देखिए ये पूरा वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है, 2a, तो आधा कितना हो जाएगा, a, आधा a। ठीक है, अब यहां से आपने मान लिया है कि यहां से O से P की दूरी कितनी है, R है। तो अब चलिए माइनस Q से P की दूरी जरा देखते हैं कितना होगा। तो यहां से यहां तक तो R है, यहां से यहां तक क्या है, A है। तो क्या हो जाएगा, ये टोटल दूरी A और प्लस R। तो देखिए अब वही चीज जो है यहाँ पे लिखा गया है, माइनस Q से बिंदु P की दूरी AP। अब देखिए AP बोलेंगे, AP की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक A और यहां से यहां तक R। तो क्या हो जाएगा भाई, R प्लस A या A प्लस R आप लिख सकते हैं। अब चलिए ठीक वैसे ही यहीं पर निकाल लीजिए, क्योंकि प्लस Q के कारण भी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। तो यहां से यहाँ की दूरी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो यहां से और यहाँ की दूरी कितनी है, R है, देख लीजिए, और यहां से यहां की दूरी कितनी है, A है। तो यहां से यहां की दूरी कितनी हो जाएगी, जरा देखिए सोच के, R में से क्या करेंगे, A को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये पूरी दूरी R है और ये दूरी क्या है, A है। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगी। तो क्या हो जाएगा भाई, R माइनस A हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से अब निकालेंगे, अतः प्लस Q आवेश के कारण, यानी कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देते हैं। प्लस Q आवेश के कारण हमने पहले निकाला है, कोई जरूरी नहीं है कि आप प्लस Q आवेश के कारण पहले निकालेंगे, आप माइनस Q आवेश के कारण भी पहले निकाल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्लस Q आवेश के कारण हमने निकाला कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो आप जानते हैं फार्मूला, E K Q अपान क्या होता है, R स्क्वायर। तो बस वही फार्मूला अप्लाई करना है आपको। नोटेशन क्या आपने बनाया है, E प्लस Q बनाया है। यहाँ पर प्लस Q के कारण E प्लस Q है, तो E प्लस Q इक्वल टू K Q अपान R स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आवेश कितना है, परिमाण में Q है, तो Q अपान बीच की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक आपने निकाल रखा है, देखिए R माइनस A, यानी कि BP की दूरी कितनी हो जाएगी, R माइनस A। तो R माइनस A का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण भी बिंदु P पर क्या निकालेंगे, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो ठीक वैसे ही निकालेंगे। इसका नोटेशन आपने क्या बनाया है, E माइनस Q बनाया है, देख लीजिए आप, E माइनस Q बनाया है आपने। E माइनस Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, और Q यहाँ पर भी अमाउंट में आवेश कितना है, Q है, तो Q अपान बीच की दूरी कितनी है भाई, यहां से यहां तक आपने निकाल रखा है, देखिए R प्लस A, तो R प्लस A का होल स्क्वायर, समीकरण 1 और 2 मान लेंगे। अब यहाँ आइए देखिए, अब इन दोनों का परिणामी तो निकालना पड़ेगा ना, अलग अलग तो आपने निकाल लिया, परिणामी निकाल दीजिए, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा आप कंसंट्रेट होकर देखेंगे और समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, दोनों को जोड़ते हैं ना, तो दोनों को जरा देखिए, जब भी आप जोड़ेंगे इन दोनों को परिणामी निकालने के लिए, तो दोनों क्या है, विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा में जब भी होते हैं तो क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, तो क्या कर देंगे भाई, अब देखिए E इज इक्वल टू E प्लस Q और माइनस E माइनस Q। तो आप कहेंगे E प्लस Q में से ही E माइनस Q को क्यों घटाएंगे, क्यों नहीं हम E माइनस Q में से E प्लस Q को घटा रहे हैं। तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जरा देखिए
e प्लस क्यू और e माइनस क्यू की वैल्यू, तो देखिए ये जो है r में से a घटा हुआ है, यानी कि r में से कुछ क्वांटिटी घट रही है और तब डिवाइड हो रहा है q में, तो इसका मतलब क्या होगा, ये बड़ा होगा। और यहाँ पर देखिए r में उतना ही अमाउंट जुड़ जा रहा है, जुड़ करके क्या हो जा रहा है, ज्यादा, तो ये अमाउंट क्या है, इससे ज्यादा है। तो जब ज्यादा से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू कम आती है, और जब कम से संख्या में भाग देते हैं उतने ही में, तो क्या आती है, वैल्यू ज्यादा आती है। तो इसका मतलब ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए e प्लस क्यू में से हम क्या कर रहे हैं, e माइनस क्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी तरह से अगर आप सोच के देखेंगे तो माइनस क्यू के कारण आप निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा सकते हैं, तो माइनस चिन्ह लगाएंगे तो अगर दोनों को फिर जोड़ते भी हैं तो भी यहाँ पे क्या आएगा, माइनस चिन्ह आएगा, ठीक है, जैसे आप समझ सकते हैं। तो अब चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 व इससे 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से e प्लस क्यू की वैल्यू ये है आपका, और e माइनस क्यू की वैल्यू ये, दोनों को रख दिया। अब सिंपल सा देखिए इसमें क्या जो है कॉमन है भाई, तो के क्यू इसमें कॉमन है, तो के क्यू कॉमन निकाल दिया, बाकी बचा क्या, यहाँ पे 1 अपान आर माइनस ए का होल स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस और 1 अपान आर प्लस ए का होल स्क्वायर बचा, ठीक है। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करते जाएंगे, के क्यू और देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे जब डिवाइड करते हैं, जैसे भिन्न को सॉल्व करते हैं आप, ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, इससे हम डिवाइड करेंगे इसको, तो ये तो कट जाएगा, ये बचेगा, तो इससे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो ये देखिए आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अब इससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो ये कट जाएगा, अब ये बचेगा, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस पहले से लगा हुआ है, अब इसको ओपन कर दीजिए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो यहाँ पे ए की जगह पे आर है, बी की जगह पे क्या है, ए है, तो आर स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि आर इंटू ए, माइनस यहां हमने ब्रैकेट लगा दिया है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ दीजिए, तो वही फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो आर स्क्वायर ए की जगह पे आर है, बी की जगह पे क्या है, ए है, तो आर स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r, ठीक है। अब इसको जरा ओपन करिए तो ये पूरा चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मैथ में पढ़ा है आप लोगों ने कि जब भी चिन्ह बाहर माइनस का हो तो ब्रैकेट हटाते हैं तो सब चिन्ह बदल जाता है। तो चलिए ये सेम लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r और माइनस ये ब्रैकेट, ये इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या है भाई, प्लस चिन्ह मानते हैं, जब ये हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। बाकी नीचे जरा देखिए, ये जो है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में प्लस बी का फार्मूला है, तो ये जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर जो है इस तरह से आपको करने में दिक्कत हो रहा है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको पहले ओपन कर लीजिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, फिर इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लीजिए, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यही आएगा, ठीक है। तो अब हमने जो है यहाँ पे लिख रखा है इसको, ठीक है, यानी कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, ठीक है, ये वर्गांतर का फार्मूला है। तो अब यहां से क्या क्या कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, देखिए ये प्लस के साथ है और ये क्या है, माइनस के साथ कट गया, जुड़ेगा तो ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, ये स्क्वायर कट गया, बचा क्या, 2ra और प्लस 2ra, तो 2ra प्लस 2ra कितना हो जाएगा, 4ra, और नीचे देखिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या आया, होल स्क्वायर आया, ठीक है। के क्यू वैसे ही आ रहा है इसके साथ। अब देखिए, अब जरा सोचिए कि अगर r और a की तुलना करें तो जरा देखिए, सोचिए जरा कि r की वैल्यू आपने जो है वैद्युत द्विध्रुव के मिड पॉइंट से, मध्य बिंदु से और p की दूरी लिया है, तो ज्यादा होगी कि नहीं होगी, ये दूरी बहुत बड़ी होगी, और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है तो वो वैसे ही बहुत ही अल्प होती है, बहुत ही छोटी होती है, बताया गया था इसके पहले वाले वीडियो में। तो अगर इसका आप आधा कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा, इसका मतलब r की तुलना में ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी, इसका मतलब r a से क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। और इस केस में मैथ में आप पढ़ते हैं कि जब जो है कोई भी एक राशि दूसरे राशि से बहुत छोटी हो जाए तो उस छोटी राशि को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इसका मतलब कि यहां पर देखें तो r इज ग्रेटर देन क्या है, a है, r a से क्या है, बहुत बड़ा है, तो a को क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो अब इसमें जहां a है वहां क्या करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन आप लोगों को एक बात यहां पे जरूर ध्यान रखना है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ a स्क्वायर, a को हम क्यों छोड़ेंगे, इस a को सिर्फ छोड़ेंगे, ठीक है। और किस केस में छोड़ते हैं, जब एक राशि दूसरे राशि से बहुत छोटी हो जाए तो उस छोटी राशि को किस केस में छोड़ते हैं,
या तो वो किसी या तो वो एक राशि से जुड़ी हो या तो एक राशि से घटी हो। अगर मल्टीप्लाई हो किसी राशि से तो हम उसको नहीं हटाते हैं, ठीक है। सिर्फ हम किस केस में हटाते हैं, छोटा होने पे, जब वो किसी राशि के साथ घटी हो। जैसे मान लीजिए ये आर के साथ एक घटा हुआ है तो यहां से हम ए को हटा सकते हैं, ठीक है। या अगर यही जुड़ा होता आर के साथ तो हम क्या करते, तो भी हटाते, लेकिन यहाँ आर के साथ मल्टीप्लाई है तो नहीं हटाएंगे। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में, यानी कि गुणा और भाग के केस में हम नहीं हटाते हैं, सिर्फ जो है घटाव के या जोड़ के केस में हम क्या करते हैं, हटाते हैं। तो इसका मतलब कि ए को नगण्य हम मान सकते हैं, तो ए ही नगण्य हो गया तो किसी भी छोटी राशि का अगर हम वर्ग कर दें तो वो और छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब उसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जब ए को हम नगण्य मान सकते हैं तो ए स्क्वायर तो और नगण्य है भाई, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा तो और छोटा हो जाएगा, तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो हटाने के बाद अब क्या मिला, देखिए जरा, E इज इक्वल टू के क्यू और ब्रैकेट ऑफ 4, ये सेम लिखा गया, देख लीजिए सेम यहाँ, तो 4RA अपान, अभी इसको हटा दिया गया तो आर स्क्वायर का क्या बचेगा, होल स्क्वायर। तो अब ये क्या हो गया भाई 4, अब देखिए कैलकुलेट कर दिया गया 4RA अपान आर का पावर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। तो अब देखिए एक आर से एक आर इसमें से कट जाएगा तो 3R अभी भी यहाँ बचेगा। तो E इज इक्वल टू के क्यू 4A बचा अपान आर क्यू बचा, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा सिस्टमेटिक, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, देखिए यहां से थोड़ा सा हम लोग बनाएंगे इसको, क्या करेंगे भाई, यहाँ क्यू है, ठीक है, ये 4 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 इंटू, अब देखिए Q इंटू 2A लिख सकते हैं, 2A देखिए तो भी 4A ही, फिर भी देखिए 4A ही है, मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे RQ है, नीचे डिस्टर्ब नहीं किया गया है। अब आप जरा याद करिए कि ये Q इंटू 2A आवेश गुणे 2A किसके बराबर होता है, वैद्युता आघूर्ण के बराबर, द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, जिसको हम क्या लिखते हैं, स्मॉल p से लिखते हैं। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल p, तो लिख दिया। तो K और 2P, देखिए 2 और इसके जगह पे क्या लिख दिया P, तो 2P अपान क्या हो जाएगा RQ। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया, यानी कि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ गई किस पे, इस बिंदु P पे, किसके कारण, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई और कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और है कि यदि द्विध्रुव पूरा, ये वैद्युत द्विध्रुव पूरा आपका कहां पर रखा हो, के परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रखा हो, तो के परावैद्युतांक वाले जब माध्यम में रखा जाएगा तो परावैद्युतांक यहाँ पे लग जाता है। तो यानी कि E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K 2P अपान KRQ, ठीक है, ये परावैद्युतांक है, ठीक है। तो अब इसको देखिए K की वैल्यू, इस K की वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0, और इसके साथ क्या लग जाएगा K, और बाकी सब वही है, देखिए 2P अपान RQ। तो ये हो जाएगा आपका। अब मान लीजिए कि वायु या निर्वात के लिए K का मान क्या होता है, परावैद्युतांक का मान क्या होता है, 1 होता है। तो K के जगह पे 1 रख देंगे तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 2P अपान क्या हो जाएगा RQ। तो ये आपका निकल के आ जाता है। तो आप जो है यहां तक भी कर देंगे तो भी सही है, थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। ये याद रखना है कि K परावैद्युतांक वाला माध्यम अगर माध्यम में रखा हुआ है तो उसके लिए क्या आएगा, परावैद्युतांक यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब जो है मुझे उम्मीद है कि आज ये वीडियो पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत जल्दी ही मैं अगला वीडियो लेकर के आऊंगा और उसमें मैं आप लोगों को ये जो है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने को बताऊंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपनी पढ़ाई करते